हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में कांगा सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक विनाश दूत। नगर का समुद्र आज थोड़ा अशांत था। तेज हवाएं समुद्र की लहरों को उछालकर तट पर फेंक रही थीं। दिन के समय समुद्र की लहरों का आनंद लेने के लिए सैलानी हर समय वहां मौजूद रहते थे, और रात के समय ये तट वीरान पड़ जाता था। मगर आज आधी रात को इसकी वीरानी भंग हो रही थी। साय रात की स्याही खून से रंगने वाली थी। आह खच! दो काम एक साथ हुए। चाकू लगते उस व्यक्ति के हाथ में थमी वह नक्काशीदार बोतल उसके हाथ से छूटकर उछली और समुद्र में जा गिरी। छपाक! दूसरे वो व्यक्ति चीख मारकर फुटपाथ पर लुढ़क गया। जिसे उस गुंडे टाइप व्यक्ति ने फौरन ही आकर दबोच लिया। देखा, चाकूबाज के हाथों से तो बचकर निकल गया था तू, मगर उसके चाकुओं से नहीं बच सका। तेरे हाथों से छूटकर समुद्र में जा गिरी वो बोतल निकालने की तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, मगर उससे पहले मैं एक काम और करूंगा, तेरी जान निकालने का। मगर कुछ चमकीली आंखों के सामने आने के बाद ऐसा दुस्साहस संभव नहीं होता था। काव काव। उह! यहाँ के किसी भी वक्त घटने वाले किसी भी अपराध पर निगाहें रखने के लिए अर्ज में चुस्त व चौकस रहती हैं। तुम आ! कांगा की आंखें थी वो। क्रोगल कांगा। खड़ाक! देवा चाकूबाज के सामने महान आश्चर्य के रूप में खड़ी थी कांगा। काव काव। कौए की तरह काव काव करती उड़ाकू लड़की। मगर मैं इससे पिट क्यों ना हूँ। मेरे जिस्म में अब जो शक्ति है उसके आगे तो खुश यमराज भी नहीं ठहर सकते। कांगा ने पंखों की मदद से चाकुओं से अपना बचाव किया, मगर देवा के उन प्रहारों से वह बच ना सकी। धाड़ धाड़! दो चाकू लेकर देवा कांगा पर टूट पड़ा। पहले तेरा ही काम तमाम कर दूं। कां कां! मगर कांगा ने थाम ली उसकी कलाइयाँ और दोनों चाकुओं के बल लगाकर देवा के ही पेट का मेहमान बनने पर मजबूर कर दिया। खच खच! दर्द से बिलबिला उठा देवा। नहीं! आ! कांगा के गले से निकली वह विचित्र कर्कश ध्वनि और अगले ही पल उसके तीक्ष्ण नाखून देवा की गर्दन को चीरते चले गए। कंचा! दर्द का तूफान सा उठ खड़ा हुआ देवा के चेहरे पर। गले की कई नसें कट जाने के कारण खून उसकी छाती तक रिस आया। इन घावों से सहनीय पीड़ा हो रही है मुझे, मगर मुझे पीड़ा तो होनी ही नहीं चाहिए थी। कां! मेरे तीक्ष्ण नाखूनों द्वारा इसके गले पर हुए प्रहार के बाद तो इसे फौरन खत्म हो जाना चाहिए था। ये अभी तक जीवित कैसे है। साय खच! कांव कांव! मगर अब मैं इसे इसके ही शस्त्रों से खत्म कर दूंगी। दोनों चाकू सीधे जाकर उसकी छाती में मूठ तक पेवस्त हो गए। कानून की जंग अपनी मौत तक जारी रखूंगा। मेरा नाम है मनु। मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है। अब मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि इस खतरनाक क्रोकल के रहते मेरा यहाँ से भाग पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव होगा। इसलिए होर्डिंग से बंधा ये तार इसे ज़रूर मेरा पीछा करने से रोक लेगा। काव काव! तब वहाँ ना रुका देवा चाकूबाज और ऐसे भागता चला गया मानो चाकुओं ने उसके शरीर पर एक खरोंच तक भी न डाली हो। काव! जब तक मैं इस कैद से आज़ाद हो पाऊंगी देवा मेरे हाथों से निकल भागेगा। तार की कैद से खुद को छुड़ाकर कांगा अभी तक कराहते उस व्यक्ति की ओर बढ़ी। कमाल तो इस बात का है कि देवा पर चाकुओं के इतने खतरनाक प्रहारों और गले में धंसा दिए गए मेरे नाखूनों के तीक्ष्ण प्रहारों का भी कोई असर नहीं हुआ, जबकि उन वारों के बाद उसे लाश में बदल जाना चाहिए था। कांगा ने उसकी पीठ में धंसे चाकुओं को खींचकर बाहर निकाला। ओह! काव काव! कौन हो तुम? ओह, मैं इसे अपनी भाषा नहीं समझा पाऊंगी। मगर वह खुद ही सख्त से स्वर में चीख पड़ा। उसे रोक लो। उसे जाने मत दो, वरना वो शहर में खलबली मचा देगा। कांगा उसके और देवा के बारे में जानने को बेचैन होती चली जा रही थी। दूसरी तरफ उस अज्ञात द्वीप में उस मानव की तलाश बहुत ज़रूरी है चीला। वह मानव उस चीज़ का महत्व समझ गया है, और उस चीज़ का उसके लिए प्रयोग कितना खतरनाक हो सकता है ये बात तुम भी जानते हो। जी हाँ बाजराज, उस एक आदमी के कारण पूरे बाजद्वीप की आज़ादी व ज़िंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। चीला और उसकी तंत्र शक्तियों के रहते आप चिंतित ना हो बाजराज। अब सुनिए, मैंने उस दिशा का तो पता लगा लिया है जहाँ वो आदमी यहाँ से भाग कर गया है, मगर वह क्षेत्र मीलों लंबा चौड़ा है। वह आदमी
उस क्षेत्र में हमें कहाँ मिलेगा, इसका पता लगाने के लिए मुझे अभी और समय लग सकता है, मगर तब तक बाजी शायद हमारे हाथ से निकल चुकी होगी। मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता चीला। लगता है मुझे ही अपने खोजी दल के साथ उस दिशा में जाकर उसकी खोज करनी होगी। अगर ऐसी बात है तो एक काम हम और भी कर सकते हैं बाजराज। वो क्या? मैं अपना तंत्रयान लेकर उस दिशा में निकलता हूँ, तो ज़रूर उस दिशा में पड़ने वाले किसी नगर में क्या होगा। मैं अपने तंत्रयान की खोजी किरणों के प्रहार से संपूर्ण शहर में कदम कदम पर ऐसे जासूसों की टोलियां खड़ी कर दूंगा जो उस आदमी को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। मगर ये होगा कैसे? ये सब दिखने के लिए मैं भी तुम्हारे सॉरी देखने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। बासदीप की जिम्मेदारी कुछ सशक्त हाथों में सौंप दी गई। अब तंत्रयान बाजराज और चीला के साथ उस द्वीप से रवाना हुआ। विजयनगर में आतंक का पर्दापण होने वाला था। उधर समुद्र तट पर किसी की जिंदगी का पटाक्षेप होने वाला था। मैं बचूंगा नहीं। तुम मुझे लेकर कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। काओ काओ, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें किसी अस्पताल में पहुँचा देती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। तुम क्रोगर हो। अखबारों में तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पढ़ चुका हूँ। दोबारा उड़ने को तैयार हुई कांगो को इस बार वहाँ से उड़ने न दिया उसने। ठहरो, मुझे मालूम है मैं नहीं बचूंगा। अगर तुम मुझे अस्पताल ले जा रही हो तो मैं वो सब बातें तुम्हें नहीं बता पाऊंगा जो कि तुम्हें बताना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि शायद उससे पहले ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। वहीं ठहर गई कांगा। मेरी प्रार्थना पर जिस प्रकार तुम रुक गई हो, उससे मुझे लग रहा है कि मेरी भाषा तुम समझ रही हो। काव, क्या कहना चाहता है ये? सुनो क्रोगल, मेरा नाम गिरीश है और मैं एक खोजी जहाज का कैप्टन हूँ, जिसका काम समुद्री जीव जंतु और वनस्पतियों, खनिजों इत्यादि पर खोज करना है। उस दिन भी मैं खोजी दल के साथ समुद्र की तरफ रवाना हुआ। मौसम विभाग ने मौसम विभाग से मौसम की चेतावनी हमें मिल चुकी थी, मगर मौसम के ख़राब होने से पहले ही हमें लौट आना था। काम शुरू करो। दो गोताखोर समुद्र में उतर गए। उनसे मेरा रेडियो संपर्क लगातार बना हुआ था। कैप्टन क्रीश, हमें एक पावर बैटरी, ऑक्सीजन के एक और सिलेंडर की तुरंत ज़रूरत है, लेकिन ये दोनों चीज़ें भेजने में समय लगेगा। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार हमें अब लौट जाना चाहिए, क्योंकि मौसम ख़राब होना शुरू हो गया है और हम अभी भी तट से 60 किलोमीटर दूर है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। हमें समुद्र तल में कुछ लाशें दिखाई पड़ रही हैं। इन लाशों तक पहुंचना ज़रूरी है। मुझे पावर बैटरी और ऑक्सीजन सिलेंडर नीचे भेजने पड़े। रेडियो संपर्क के जरिए मैं लगातार गोताखोर दल से कांटेक्ट रखे हुए था। समुद्र के नीचे की पूरी जानकारी मुझे मिल रही थी। हम उन लाशों की ओर बढ़ रहे हैं। लाशों के बारे में सुनकर मेरी उत्सुकता भी बढ़ती चली जा रही थी। अजीब व गरीब पंख वाले मानवों की 3 लाशें यहाँ मौजूद हैं, जिनकी शक्लें बाजों से काफ़ी मिलती जुलती हैं। बाज मानवों की लाशों को बड़े बड़े पत्थरों व तारों से बांध कर फेंका गया होगा। ये लाशें आई कहाँ से होंगी? इन लाशों को हमें ऊपर ले जाना होगा। शायद हमें बाज मानवों से संबंधित कोई क्लू मिलने वाले हैं। शायद हम एक क्रांतिकारी खोज पूरी करने वाले हैं। मगर लाशों को ऊपर लाने की कोशिश सपना बन गई। तेज़ तूफान में घिर गया लश्कर। वूम। मेरे बाकी साथियों का क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, मगर जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को ऐसे लोगों से घिरा पाया कि भय व रोमांच से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मैं कहाँ हूँ? कौन हो तुम सब लोग? डरो नहीं, तुम इस वक्त बाज द्वीप पर हो। मैं इस द्वीप का राजा बाजराज हूँ। तुम शायद समुद्री तूफान में फंस गए थे। हमारे रक्षक बाज सैनिक तुम्हें यहाँ लेकर आए। बाज द्वीप? बाज मानव? ओह, तो वो लाशें तुम्हारे नागरिकों की थीं? कैसी लाशें? मैंने उन्हें उन लाशों के विषय में बताया, और ये सुनकर बाजराज चिंतित हो गए। हमें बाज द्वीप पर मारे गए बाज मानवों के शवों के अंतिम संस्कार का अपना तरीका बदलना होगा, वरना कोई भी मानव हमारी तलाश शुरू करके हम तक पहुंच सकता है। मैंने उन्हें अपना परिचय दिया। इस पर बाजराज गंभीर स्वर में कह उठे, नवयुवक गिरीश, हम शांति प्रिय हैं। यहाँ आने के बाद तुम्हारे सामने अब दो रास्ते हैं। या तो तुम हमारे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ, या फिर हमेशा के लिए इस द्वीप पर रहने का निर्णय कर लो। किंतु बाजराज, वहाँ रहकर तो मैं बचने की कोई राह सोच सकता था, मगर मौत के बाद मुझे भला क्या हासिल होता? मैं वहीं रह गया। मगर मेरा वहाँ रुकना बाज तांत्रिक चीला को नागवार गुजरा था, जिसका पता मुझे उसी शाम लग गया। इन नौकाओं का प्रयोग ये बाज मानव मछलियाँ पकड़ने के लिए करते होंगे। ठहरो। बाजराज के आदेश के बावजूद भी मैं तुम्हें यहाँ जीवित नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मानवों की धूर्तता के विषय में मैंने सुन रखा है। मेरा बाज दंड तुम्हारी खाल को नोच डालेगा। उसके बाद मैं तुम्हें मछलियों के हवाले कर दूंगा। तांत्रिक चीला मौत बनकर मुझ पर टूट पड़ा। आह! उस वक्त वहाँ कोई दूसरा बाज मानव मुझे मदद के लिए दिखाई नहीं पड़ा। अपनी मदद मुझे खुद ही करनी थी।
मैंने नौका में से चप्पू खींच लिया और चीला के शक्तिशाली प्रहार को रोका। इस जंग में या तो मैं मरूंगा या फिर ये तांत्रिक चीला। तड़ाक! हाथ पैरों की लड़ाई में तो वो मुझसे ज़्यादा तेज़ ना निकला, क्योंकि मैं कॉलेज टाइम में जूडो कराटे भी सीख चुका था। उस वक्त मुझे नौका में रखा हुआ शस्त्र दिखाई पड़ गया, जिसे उठाकर मैंने चीला की गर्दन पर भरपूर ताकत भरा वार करके उसकी गर्दन उड़ा दी। लेकिन उसकी कटी गर्दन से खून न निकलता देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं वापस जाने के लिए पलट गया, बिना उस ओर ध्यान दिए कि चीला का सिर घिसट कर अपने धड़ तक पहुंच गया था। अपने कटे सिर को अपने हाथों से उठाकर अपने धड़ पर रखने के बाद वह उसे सुई की तरह के एक बड़े कांटे और धागे से सिलता चला जा रहा था। थोड़ी ही देर में उसकी सिली हुई गर्दन पर सिलाई का एक भी निशान नहीं था और गर्दन यथास्थान जुड़ चुकी थी। इसके उसके बाद मौत अचानक ही मेरे सामने आ खड़ी हुई। तुम्हारी गर्दन कैसे जुड़ गई? चीला ने भयंकर अठास लगाया। फिर उसके मुंह से आखिर निकल ही गया वह रहस्य। हम बाज मानव अमृत पीकर अमर हो चुके हैं, हमें कोई नहीं मार सकता। उसने बताया कि कैसे वो अपने सिर को जोड़कर ठीक हो गया। उसके वार से खून से नहा गया मैं। मेरे होश अंधेरे को क्यों कर कूच कर रहे थे तभी। चीला, ये तुमने क्या किया? तुमने इस पर प्रहार क्यों किया? मुझे लगा कि यह फरार होने की चेष्टा कर रहा है। वैसे भी एक मानव का यहाँ जिंदा रहना खतरनाक है बाजराज। नहीं, हम शांति प्रिय हैं। हम बाज द्वीप में अकारण किसी का खून नहीं बहा सकते। इसके घाव पर तुरंत ही अमृत का लेप करना होगा, अन्यथा यह मर जाएगा। इसे उठाकर पवित्रा में लाओ। पवित्रा उनके देवता के मंदिर का नाम था, जहाँ ले जाकर मुझे अमृत का लेप किया गया। मगर मैं बेहोश बनकर चुपचाप पड़ा रहा। और आश्चर्य, अमृत के लेप के साथ ही मेरे घाव का दर्द तुरंत खत्म हो गया। आश्चर्यजनक चीज़ है ये। अगर ये मुझे मिल जाए तो सारी दुनिया में मेरे नाम का डंका बज उठेगा। पुजारी बाजपंच, इसे जैसे ही होश आ जाए हमारे पास ले आना। ठीक है बाजराज। बाजराज, चीला इत्यादि चले गए, मगर मेरे मन में एक तूफान खलबली मचाए हुए था। अमृत को पा लेने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। पुजारी इस समय आराधना में लीन है, यही अवसर है। पुजारी को मार पाना तो संभव नहीं था। मैंने पुजारी को बांध कर वहाँ से भाग निकलने का निश्चय किया। उसके बाद एक जोरदार प्रहार से मैंने उसे बेहोशी की दुनिया में पहुंचा दिया। तड़ाक! ये मर नहीं सकता, मगर बेहोश तो हो ही सकता है। पुजारी के मुंह से चीख भी ना निकल पाई। जब मेरे अब मेरे सामने थी वो अद्भुत चीज़, यानी अमृत। मैंने देवता के हाथ से वह खड़क भी ले ली, क्योंकि मैं जानता था कि पवित्रा के द्वार पर भी दो अमर सैनिकों से मेरा सामना होना है। मुझे मालूम था कि वह दोनों सैनिक भी जल्दी से अपने सिरों को धड़ों से सिल लेंगे, और इतना ही समय मेरे पास था वहाँ से फरारी का, और मैं वहाँ से भाग निकला। उसके बाद अगर मैं पकड़ा जाता तो शायद मुझे मौत ही मिलती। विजयनगर आ पहुँचा। शुक्र है मैं बिना किसी खतरे के यहाँ पहुँचा। अपनी सफलता पर बुरी तरह चमक रही थी मेरी आंखें। विजयनगर पहुँचने के बाद अब मेरे सामने एक सबसे बड़ी समस्या थी, उस अमृत को चखने की। इस अमृत का मानवों पर क्या प्रभाव होता है, ये जाने बिना इसे चखना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। मुझे किसी ऐसे आदमी की तलाश थी जिस पर मैं उस अमृत का प्रभाव देख पाता। चोर चोर! और ऐसा आदमी मुझे मिल गया। ओह, ये तो बुरी तरह से घायल है, शायद लोगों ने इसे पीट डाला है। ठहरो, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना चाकू मार दूंगा। देवा चाकूबाज कहते हैं मुझे। तुम शायद सोने की चेन झपट कर भागे कोई झपट मार चोर हो, मगर मुझे तुम्हारे धंधे से कोई मतलब नहीं। बल्कि मैं तो तुम्हें इस धंधे को धड़ल्ले से करने का लाइसेंस दे सकता हूँ। क्या बोला तू? हाँ, देखना चाहता है? मैंने उसके घावों पर अमृत मला। तब उसकी आंखों ने देखा वह चमत्कार। अरे ये क्या? इस शीशी में क्या भरा है, जिसका पानी घाव पर मलते ही मेरे सारे घाव गायब हो गए? इसमें अमृत भरा है, इसे मैं तुम्हें पिलाना चाहता हूँ। अमृत? तो वो तैयार हो गया। मैंने उसी बोतल के ढक्कन में भरकर उसे अमृत पिलाया, मगर दूसरे ही पल उसने चाकू मेरी छाती से सटा दिया। अब तू चुपचाप अमृत की भरी बोतल मेरे हवाले कर दे, वरना चाकू तेरी हथेलियों के हवाले कर दूंगा। तुम गद्दारी पर उतर आए हो। उस विपरीत परिस्थिति से निपटने का उस समय मेरे पास यही एक रास्ता था। धड़ाक! मैं भाग पड़ा, मगर देवा ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, और मैं उसके फेंके चाकुओं का शिकार बन गया। बोतल भी मेरे हाथों से छूटकर समुद्र में जा गिरी। ये सब कहते हुए गिरीश की सांसें तेजी के साथ चलने लगी थी। क्रोगल, उस चोर देवा का पकड़ा जाना ज़रूरी है। उसने अमृत पी लिया है, वो शहर में कुछ भी हंगामा कर सकता है। ओह, तो ये रहस्य था कि चाकू के इतने वार खाकर भी वो ढेर नहीं हुआ। मगर जब उसने अमृत पिया हुआ था तो फिर चाकू के प्रहारों से उसे दर्द क्यों हो रहा था? शायद उस वक्त तक अमृत का पूर्ण असर नहीं हुआ होगा, और उसी दर्द से बचने के लिए देवा भाग भाग निकला।
कांगा की आंखों की सुर्खी बढ़ने लगी थी। काँव काँव। मैं देवा को पकड़ने और ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूंगी, फिर चाहे वो अमृत ही क्यों ना चख चुका हो। अरे ओह, ये तो मर चुका है। गिरीश आखिरी हिचकी के साथ लाश में बदल चुका था। इधर विजयनगर के आकाश पर सूर्योदय से कुछ ही समय पूर्व वो तंत्रयान मंडरा रहा था। चीला, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम इतने बड़े शहर में उस धूर्त मानव की खोज कैसे करेंगे। अभी उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ बाजराज। सॉरी, उसी का इंतज़ाम कर रहा हूँ बाजराज। बाजदंड से पैदा हुए इस तंत्रबाज की गति और तीव्र दृष्टि का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं बाजराज कि ये सिर्फ 15 सेकंड में ही पूरे शहर करने से चक्कर पूरा कर लेगा। बल्कि अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से यह भी पता लगा लेगा कि मैं शहर के चप्पे चप्पे की जासूसी के लिए किस चीज़ का प्रयोग अधिक सुविधा के साथ कर सकता हूँ। हाँ, पर ध्यान रहे किसी निर्दोष की जान पर कोई संकट नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा। मगर जब तुम्हारे पास तंत्रबाज है तो फिर तुम्हें किसी और जासूस की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत है बाजराज, क्योंकि तंत्रबाज की आंखें हमें किसी चलचित्र की तरह इन इमारतों के खींचे गए चित्र दिखाएगी। और विजयनगर की 80 लाख की आबादी में से सिर्फ एक मानव को तंत्रबाज की आंखों में खोजना लगभग नामुमकिन है। तंत्रबाज जो चित्र लेकर आया, उन्हें मैं अपने मानस पटल पर देख रहा हूँ। तंत्रबाज के रूप में चीला के मस्तिष्क के इर्द गिर्द चित्राई किरणें वापस बाजदंड में समा गई। उन चीज़ों को पता चल गया है बाजराज, जिन्हें मैं अपने जासूसों के रूप में इस पूरे शहर के चप्पे चप्पे पर उस आदमी की तलाश में लगा दूंगा, क्योंकि वो चीज़ यहाँ की प्रत्येक इमारत में मौजूद है। चीला के बाजदंड से निकली किरणों से सारा शहर नहाता चला जा रहा था, जबकि इधर वो स्टीमर तीव्र गति के साथ समुद्र का सीना चीरता आगे बढ़ा जा रहा था। रोको, यही जगह है। देवा साहब, यह खतरनाक शार्कों का क्षेत्र है। पानी में उतरना आत्महत्या साबित होगा। उसकी बात पर ध्यान न देते हुए देवा ने गोताखोरी की पोशाक पहनने में एक क्षण का भी विलंब न किया था। तुम मेरी यहीं प्रतीक्षा करना, मैं जब तक ना हूँ तुम यहीं पर रहना। और तभी बला हवा से सरसरा कर आई। काँव, तुम भी यहीं पर रहोगे देवा। काँव काँव, तुम भी यहाँ से अब कहीं नहीं जाओगे। धड़ाक। उसे देखकर बुरी तरह से उछल पड़ा था देवा। तुम? काँव काँव। हाँ, मुझे पता था शैतान की तू बोतल लेने यहाँ ज़रूर आएगा, और इसलिए मैं यहीं रहकर तेरी बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थी। कांगा की भाषा को समझ पाना देवा के लिए काला अक्षर बहस बराबर ही था। मगर देवा ये समझ गया था कि अब उससे छुटकारा पाए बिना वो अपने तलाश को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। काँव, पहले तुझे ही खत्म कर देता हूँ। तड़ाक। काँव। देवा मेढक की तरह उछल के पीठ की ओर से कांगा से जा टकराया। ऑक्सीजन सिलेंडर की चोट ज़रूर लगेगी इसे। फुर्ती के साथ उठकर खड़ा हो गया देवा, और पंख फड़फड़ाकर उड़ी कांगा की ठोकरें सीधी जाकर टकराई देवा के चेहरे से। धड़ाक। तुझे एक निर्दोष की हत्या की सज़ा तो भुगतनी ही होगी देवा, और न जाने कितनी चोरियां और अपराध भी तूने किए होंगे। उन सब की सज़ा भी तुझे कांगा एक साथ ही देगी। इस बार खूंखार भाव चेहरे पर लिए देवा उछलकर खड़ा हो गया। देवा, चाकूबाज को किसी का डर नहीं। ये देख, अब मेरे चाकू होंगे और तेरे जिस्म के टुकड़े। फटाक। काँ। देवा चाकूबाज था। चाकुओं और उन्हें चलाने के कौशल की उसके पास कोई कमी नहीं थी। साय जुम सन। और ना ही कांगा के पास उन चाकुओं से बचने की हुनर की। खट खटा खट काँ। स्टीमर का चालक उस रोमांचकारी जंग को स्तब्ध सा खड़ा देख रहा था। इस कुल्हाड़ी से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। समुद्र की मछलियां तेरे जिस्म का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रही होंगी। काँव काँव। समुद्र की मछलियों का भोजन कौन बनेगा ये तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। रस्सी के एक झटके से कुल्हाड़ी भी उसके हाथ से निकल गई, और कांगा की ठोकर से वह खुद भी समुद्र में जाते जाते बचा। थाड़। इस बार कांगा देवा की पीठ पर टंगे ऑक्सीजन सिलेंडर पर झपट पड़ी। इसकी पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर टंगा है। ऑक्सीजन और आग एक दूसरे की कट्टर दुश्मन है, ये बात आज भी साबित हो जाएगी जब मैं इस स्टीमर के हेडलाइट के बल्ब को तोड़ दूंगी। खनाक। और उसमें पैदा हुई चिंगारी से आग भड़क जाएगी। भक। ओ नहीं। मगर इससे पहले कि सिलेंडर में विस्फोट हो जाता, देवा बाज किसी फुर्ती के साथ समुद्र में कूद गया। छपाक। ये आग मुझे मार तो नहीं सकती, मगर झुलसा कर मेरी त्वचा को ज़रूर खराब कर सकती है। काँव काँव। मैं तुझे जाने नहीं दूंगी देवा। तेरा कोई इंतज़ाम करके रहूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि अमृत पीकर तू अब अमर हो चुका है। इंसान मौत से डर कर ही कई पापों से बचा रहता है। लेकिन अगर उसे मौत या सज़ा का खौफ ही न रह जाए तो वो खुद दूसरों के सिर पर मौत बनकर मंडरा सकता है। मैं तुझे दूसरों के सिर पर मौत बनकर मंडराने के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ूंगी। खच।
देवा ने कांगा की पकड़ से छूटने के लिए अपनी टांग को सिकोड़कर उसका शक्तिशाली प्रहार कांगा के चेहरे पर किया। तड़ाका! उसके बाद देवा पानी में तैरता हुआ कांगा पर झपटा। तूने यहाँ आकर भूल कर दी क्रोगर, क्योंकि पानी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऑक्सीजन सिलेंडर तो मैंने पानी को फेफड़ों में जाकर इन्फेक्शन से बचाने के लिए साथ रखा था, मगर तेरे लिए पानी घातक साबित होगा, क्योंकि यहाँ तू ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर मर जाएगी। पानी में ज़्यादा देर तक रहना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कांगा ने पूरी शक्ति के साथ अपने नाखूनों की उसकी बाजू में गड़ा दिया, मगर तब भी देवा का शिकंजा ढीला ना पड़ा। देवा के जिस्म पर जो जख्म मैं दे रही हूँ, अब वही मुझे इसके शिकंजे से छुड़ाएंगे। कांगा के कथन को सही सिद्ध कर रही थी खून की गंध पर उसी और तेज गति से बड़ी आती हुई शार्कें, जिन्हें बढ़ते देख देवा की आंखें भी भय व आश्चर्य लिए फैल गई। शार्कें? ये शार्कें तो मेरे लिए भी खतरा हैं, मगर अब शार्कों के कारण बट गए इसके ध्यान का लाभ उठाने से मैं नहीं चूकूंगी। इसकी पकड़ से छूटते ही मेरे लिए पानी से निकलकर शार्कों से बचना ज़्यादा मुश्किल नहीं, मगर देवा के लिए ऐसी कोई भी कोशिश सफल नहीं होने वाली थी। नहीं, ये शार्कें मेरे जिस्म की बोटी बोटी नोच कर खा जाएंगी, और जब जिस्म ही नहीं रहेगा तो मेरे अमर होने का क्या लाभ होगा। मगर कुछ भी हो, देवा की तैरने की गति शार्कों के तैरने की गति से अधिक नहीं हो सकती थी। नहीं! बीसीओ शार्कों ने पानी में खलबली मचाते हुए देवा के जिस्म से ज़्यादा मांस नोच लेने की जैसे प्रतियोगिता सी छिड़ गई। क्रंच! देवा की तो चीखें भी न निकल पाईं। पलक झपकते ही उसके अमर जिस्म के टुकड़े न जाने कितनी ही मछलियों के जबड़ों की मुख का शिकार हो गए। किनारे की तरफ उड़ी जाती कांगा की तीक्ष्ण आंखों ने समुद्र का वह हिस्सा खून से ऐसे लाल होता देखा जैसे कि वहां खून का भरा कोई गुब्बारा फोड़ दिया गया हो। टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी अगर देवा को उसका जिस्म मिल जाए तो अमर होने के कारण उसका क्षतिग्रस्त जिस्म भी शायद फिर से जीवित हो उठेगा, मगर फिलहाल उसकी तरफ से किसी को कोई खतरा नहीं रहा। तभी वहां पुलिस सायरन गूंज उठा। ओह पुलिस! स्टीमर पर मौजूद स्टीमर चालक ही पुलिस को बुला लाया होगा। वैसे भी अब यहाँ रुके रहने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अमर जल की बोतल के बारे में जानने वाले दोनों ही शख्स मारे जा चुके हैं। मेरे लिए भी अब उस बोतल की खोज करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अमर जल पीकर मौत को हमेशा के लिए जीत लेने का मेरा कोई इरादा नहीं। इधर आकाश में गहरी हलचल थी। चीला, तुमने जो तंत्र किरणें शहर पर बरसाई हैं उससे मुझे तो शहर में कोई हलचल दिखाई नहीं पड़ रही। निश्चित रूप से हलचल मचनी शुरू हो चुकी है बाजराज। चीला ने गलत नहीं कहा था। हालात आश्चर्यजनक रूप से आरंभ हो चुकी थी। हाँ सॉरी, हलचल आश्चर्यजनक रूप से आरंभ हो चुकी थी। तंत्र किरणों के प्रभाव से जैसे वे खिलौने जीवित हो उठे थे, लेकिन यह दृश्य केवल उसी जगह प्रस्तुत नहीं हो रहा था, बल्कि शहर के जिस भी स्थान पर जहाँ भी खिलौने थे वहीं प्रस्तुत हो रहा था। जाग उठा था जैसे डायनासोर, जीवित होकर उड़ने लगा था बैटमैन, स्पाइडरमैन सक्रिय हो चुका था, सुपरमैन एक्शन में आ चुका था। रोबो टैंक कहीं गोला दागने की तैयारी तो नहीं कर रहा था, और भूत डॉल क्या करने वाली थी। टॉयज मेंटर में रखा एक एक खिलौना ऐसे जीवित हो उठा मानो खिलौनों की पूरी दुनिया धरती पर आबाद हो गई हो। रोबोकॉप चर, आई एम मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, प्लिंग प्लिंग कर्वफ। अगर उस वक्त ये टॉय सेंटर खुला होता तो शायद ये भूतिया करिश्मा देखकर सबकी सांसें रुक गई होती, मगर उड़ी जाती कांगा की निगाहों ने उस विचित्र करिश्मे को ताड़ लिया था। उसकी आंखें घोर आश्चर्य लिए फैल गई थीं। ये तो खिलौने हैं, मगर ये अपने आप कैसे चल रहे हैं? उस पल वह तीव्र गति के साथ नीचे झुक गई, वरना वह तीव्र रफ्तार जेट खिलौना उसके चेहरे से अटक रहा था। ज़ूम! अरे, इन खिलौनों के अपने आप ओढ़ पड़ने के पीछे जरूर कोई रहस्य है। अरे वो क्या है? ये तो कोई अदृश्य यान है। इससे कुछ रेंज निकल कर इमारतों पर पड़ रही हैं। कहीं ये सारी गड़बड़ इसी के कारण तो नहीं फैल रही? नोट: कांगा की क्रो आइज यानी आंखें अदृश्य वस्तु को भी देख सकती हैं। कांगा का संदेह पक्का होने लगा था। ओह, उस इमारत की खिड़की से भी खिलौने बाहर जम कर रहे हैं, यानी उस विचित्र अदृश्य यान से निकली तरंगे खिलौनों को जीवन दे रही हैं। निसंदेह उस यान में मौजूद लोगों का उद्देश्य खतरनाक होगा। मुझे उसे रोकना होगा। जबकि इधर यान में बाजराज, वो देखिए, मेरी तंत्र शक्ति से खिलौने जासूस बनकर सड़कों पर भी निकल आए हैं। ओह, तो ये हैं वो जासूस।
लेकिन अगर इन्हें किसी ने इस प्रकार चलते देख लिया तो शहर में आतंक फैल जाएगा। इसलिए तो मैंने इन्हें दीर्घ किरणों का प्रयोग कर दीर्घाकार नहीं दिया। मगर मुझे उम्मीद है बाजरात की शायद उससे पहले ही अपना काम खत्म कर लेंगे। हाँ, सुबह होने पर शहर में यहाँ वहाँ फैले पड़े खिलौने मिलने पर हैरानी ज़रूर फैलेगी। लेकिन तुम इनमें सूचनाएं कैसे एकत्रित करोगे? इन सब खिलौनों का संबंध मानस तंत्र किरणों के जरिए मेरे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार तंत्रबाज से मैंने सूचना एकत्रित की, उसी प्रकार मैं इन सब खिलौनों में से भी सूचना एकत्रित करूँगा। ये जो कुछ भी देखेंगे वो सब चित्र मेरे मस्तिष्क में बनते चले जाएंगे। फिर मैं उस आदमी की खोज अपने आप कर लूँगा। अरे, ये यान के सामने अचानक कौन आ गया? गाँव! यान को उससे बचाओ, वरना यान उससे टकरा। चीला ने बड़ी फुर्ती के साथ यान को कांगा से टकराने से तो बचा लिया, मगर उस इमारत से टकराने से ना बचा सका। कड़ाक! मैं इसे रोकने में सफल रही। क्योंकि इसे रोकने का सिर्फ यही तरीका था। इमारत के उस हिस्से में हलचल मच गई थी। खबरदार, कोई गड़बड़ मत करना, वरना जान से जाओगे। चीला का सिर तंत्रयान से टकराकर इतनी जोर से फर्श से टकराया था कि इसके होश उसका साथ छोड़ गए थे। चीला, उठो चीला, क्या हुआ तुम्हें? मगर चीला केवल बेहोश नहीं हुआ था, बल्कि एक तबाही को भी जन्म दे गया। वह तबाही जिसका जन्म मूर्छित हो चुके चीला के मस्तिष्क से होने जा रहा था, वो अभी अंदर ही होंगे। तंत्रयान से बने उस छिद्र की तरफ बढ़ती बढ़ती कांगा की उड़ान में बाधक बन गया वह हेलीकॉप्टर। ओह, यह हेलीकॉप्टर बीच में कहाँ से आ गया? कांगा उस विद्युत पोल पर झूल गई। मगर ये क्या, इसमें पायलट तो है ही नहीं। नोट: कांगा के मस्तिष्क में एक ऐसी चिप प्रत्यारोपित है जिसके जरिए वो किसी भी चीज़ के मैकेनिज्म को फौरन समझ सकती है, और बिना पायलट की ये उस इमारत से टकराने वाला है। अगर ऐसा हो गया तो इस इमारत में मौजूद कई लोग मारे जाएंगे। मुझे ऐसा होने से पहले ही कुछ करना होगा। इमारत को तो मैं उसके स्थान से नहीं हटा सकती। मुझे हेलीकॉप्टर का ही रास्ता बदलना पड़ेगा, जिसके लिए विद्युत लाइन की गर्म, ठंडी व अर्थ वायर की इन तीनों तारों में से मुझे अर्थ की तार को तोड़ना होगा। कांगा ने अर्थ वायर का प्रयोग हेलीकॉप्टर पर फंदे के रूप में किया। फट 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 फट। तार का फंदा हेलीकॉप्टर के पंख में फंसते ही पंखा कड़कड़ाकर रुक गया, जिससे हेलीकॉप्टर न सिर्फ रुक गया बल्कि सड़क से आकर टकराया। आखिर ये हेलीकॉप्टर आया कैसे? धड़ाम! मगर मुसीबत उस हेलीकॉप्टर के साथ ही खत्म नहीं हो गई थी। अरे, इस हैवी मशीन गनर को तो मैं खिलौने के रूप में देख चुकी हूँ। चिंगर चिंगर चिंगर! ये इतना बड़ा कैसे हो गया? और वो हेलीकॉप्टर भी कहीं खिलौना ही तो नहीं था। हेलीकॉप्टर के धमाके से क्षेत्र के लोग जाग गए और धमाके का कारण जानने के लिए बाहर निकल आए, जबकि हैवी मशीन गनर भी गोलियां चलाता हुआ इधर ही आ रहा है। जिंगर जिंगर जिंगर! अगर उसे रोका ना गया तो कई निर्दोष लोग इसकी गोलियों का शिकार हो जाएंगे। गोलियों ने वहां खड़े लोगों में आतंक मचा दिया। ओह, ये कौन है जो गोलियां चला रहा है? वो तो पता नहीं, पर उसे रोकने जो पहुंची है उसके बारे में बता सकता हूँ। वो क्रोगल है। जिंगट जिंगट धड़ाक! इस पर मेरी किसी भी चोट का असर नहीं होगा, क्योंकि ये फाइबर की बॉडी से बना खिलौना है, ना कि हाड़ मांस का शैतान। इसे तो नष्ट करना होगा, वरना ये गोलियां चलाता ही रहेगा, क्योंकि इसकी तो गोलियां भी खत्म नहीं होंगी। खिलौना होने के कारण गोलियों को एक परमानेंट मैगजीन इसकी गन में फिट है। कड़ाक! इसे ख़त्म करने या रोकने का फ़िलहाल मुझे एक ही तरीका दिखाई पड़ रहा है, वो ये कि मैं इसे खुले मेन होल से गटर के अंदर पहुंचा दूं। अब ये गटर के अंदर गोलियां भी चलाता रहेगा तो उससे कुछ मच्छर ही खत्म होंगे। इधर बाजराज के चेहरे पर विराजमान चिंता विकराल रूप लेती जा रही थी। चीला को जल्दी होश न आया तो हम मानवों के बीच जरूर फंस फंस जाएंगे, क्योंकि यान में आई खराबी को भी यही दूर कर सकता है। तुम्हें ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। मुझे देखने दो, इसे क्या हुआ? मैं डॉक्टर हूँ। चोट से इसके मस्तिष्क को क्षति पहुंची है, जिससे ये अपने होश खो बैठा है। अगर तुम मुझे ये इंजेक्शन इसे लगा लेने दो तो हो सकता है कि ये होश में आ जाए। नहीं, मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। तुम चुपचाप बैठो। मैं अपने दिमाग के एक हिस्से से अपने साथी से मानसिक संपर्क कायम करके इसे होश में लाऊंगा। ऐसे में इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम मुझे इस अवस्था में अपनी ओर से असावधान समझकर मुझ पर कोई हमला करने की चेष्टा ना करो, अन्यथा उसका परिणाम भयानक होगा। इधर कांगा मेनोल पर ढक्कन लगाकर खड़ी हुई। इस सारी गड़बड़ के जिम्मेदार वही लोग हैं
जो इस अजीबोगरीब अदृश्य यान में सवार थे, और ज़रूर अभी तक वे वही हैं, वरना वहाँ से निकलकर भागने की चेष्टा ज़रूर करते। कांगा अपने स्थान से उड़ी ही थी कि साय से उस स्थान पर आकर टकराई भीषण अग्नि की वह फुंकार। ओ ये क्या! फ्रर! आग उगलता फायर ड्रैगन। इस फायर ड्रैगन का निशाना कोई नहीं है, बस ये अपना काम करता रहेगा। ठक! यानी यह अपनी यानी अपनी गर्दन की पूरी मूवमेंट के साथ आग उगलता रहेगा। मेरी चोटों का इस पर कोई असर नहीं होगा, मुझे इसे भी नष्ट करना ही होगा। मगर इसका पंख तो बड़ी मजबूती के साथ इससे जुड़ा हुआ है, या मुझे इसे भी किसी ऐसी जगह पर कैद करना होगा, जैसे कि मैंने हैवी मशीन गनर के साथ किया। ओ ये उड़ता हुआ उन इमारतों की तरफ बढ़ रहा है, इसके मुंह से उगलती आग तबाही मचा देगी। नागरिकों के लिए ये दृश्य मौत का दूसरा रूप था। भागो, ये तो इमारतों में आग लगा देगा। कांगा उसे रोकने की पूरी तैयारी में थी। सनाक! ऊंची इमारतों में आग बुझाने की पूरी व्यवस्था होती है, मुझे इस इमारत में कोई फायर एक्सटिंग्विशर अवश्य मिल जाएगा। वाह, ये रहा। शायद ये ड्रैगन फायर के जबड़े के अंदर भड़कती आग को भी बुझा डाले। इसमें भरी कार्बन हाइड्रोक्साइड इसकी आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड इसकी आग बुझाने में कामयाब रही। ओह, इसका सीधा से एक ही मतलब हो सकता है कि ये मशीनी फायर ड्रैगन है। इसके अंदर लगे लाइटर जैसे पत्थरों के घर्षण के फलस्वरूप ही आग पैदा हो रही है। जब तक इस घर्षण को रोका ना जाएगा, ये फिर उन पत्थरों को मशीन के भीतर से हटाया या फिर उन पत्थरों को मशीन के भीतर से हटाया न जाएगा, ये आग ख़त्म नहीं होगी। इसके लिए तो मुझे इसके अंदर की मशीन को जाम करना होगा, और मेरी मदद करेगा ये तारकोल। मगर इसमें भी एक समस्या है। नोट: कांगा के मस्तिष्क में प्रत्यारोपित माइक्रोचिप के कारण वो पृथ्वी की किसी भी भाषा या शब्द को जान व समझ सकती है। फायर ड्रैगन अपनी गर्दन को घुमा घुमा कर आग को अपने चारों ओर बारी बारी से फेंक रहा है। मेरी ज़रा सी चूक मुझे भी जला सकती है। पहले मुझे ये नोट करना होगा कि इसकी गर्दन किस वक्त किस कोण पर कितनी घूमकर मुंह से आग उगलती है, और ये काम मैं इस तक पहुँचते पहुँचते कर लूँगी। और यही वक्त है तारकोल के इसके मुंह में गिराने का। थम! इस बार फायर ड्रैगन का मुंह बंद हुआ तो फिर दोबारा आग उगलने के लिए ना खुल सका। ड्रैगन का उड़ता हुआ जिस्म धड़ाम से सड़क पर आ गिरा। धप! अब वह सड़क पर पड़ा तड़प तो रहा था, मगर आग नहीं उगल पा रहा था। कांगा की सफलता पर लोग खुश होकर सड़कों पर बाहर निकल आए। क्रोगल ने बचा लिया हमें। मगर उनकी ये प्रसन्नता जमीन के उस कंपन ने फौरन ही गायब कर दी। का! अरे, ये सड़क पर थरथराहट कैसी हो रही है? जवाब भी उन्हें फौरन मिल गया, उस हिप्पो के रूप में। ये तो हमें कुचल डालेगा, भागो, उसके रास्ते से हट जाओ। ओह, एक और मुसीबत, जिसे शायद मैं इस बुलडोजर की मदद से एक बार ही रोक पाऊंगी, क्योंकि बुलडोजर को गेंडे की गति के अनुसार तीव्र गति से मोड़ा या चलाया नहीं जा सकता। बुलडोजर से टकराने के बाद गेंडा अपनी परिवर्तित हो गई दिशा में भाग पड़ा। इसका रुख उधर पार्किंग की तरफ है। इसकी राह में जो भी पड़ेगा, ये उसे बुरी तरह से तोड़ फोड़ डालेगा। तड़ाक! तुकड़िया! इसका रास्ता कैसे ब्लॉक करूं, कैसे रोकूं इसे? ओह, मिल गया रास्ता। इसकी कमर पर टंगा हुआ यंत्र रिमोट कंट्रोलर है, यानी ये हिप्पो रिमोट कंट्रोल चलित खिलौना है। अगर किसी तरह मैं उस रिमोट को पा लूं, तो शायद मैं इसे रोक पाने में सफल हो जाऊंगी। और उस रिमोट को प्राप्त करने के लिए मुझे सबसे पहले इस हिप्पो की पीठ तक तो पहुंचना ही होगा। मगर हिप्पो की उस टक्कर से लगे झटके से वह उछलकर गिरने से न बच सकी। उफ! बुरी तरह से घबरा उठा था उसका मस्तिष्क। आ, अब मौत उसके बिल्कुल सामने थी, उस हिप्पो के रूप में जो प्रलय किसी रफ्तार से उसकी ओर बढ़ा आ रहा था। उसके रास्ते से हटकर ही वह बच सकती थी, क्योंकि हिप्पो को केवल भागते रहना था। उसका निशाना केवल उसके रास्ते में आने वाली चीज़ें ही थीं। और तब अचानक हिप्पो पर झपट पड़े मकड़ी के बेशुमार जाले, जिनमें बुरी तरह से उलझता चला गया वह हिप्पो। मगर उसकी गति को वो जाले भी ना बांध सके जो छूट निकले थे स्पाइडरमैन की कलाइयों से। ओह, एक और खिलौना, जिसका शिकार अनायास ही हिप्पो बन गया। मगर ये उसके प्रयास से नहीं रोक पा रहा, पर इसने उसकी गति को इस हद तक कम कर दिया है कि अब मैं इसकी कमर पर टंगे रिमोट पर अपना कब्जा कर सकती हूँ।
कांगा की निगाहों से होकर उस रिमोट की कार्य प्रणाली तुरंत उसके मस्तिष्क में प्रत्यारोपित चिप तक पहुंची। दूसरे ही पल कांगा की अगली उंगली रिमोट के स्टॉप वाले बटन पर दब चुकी थी। उम्मीद है कि अब ये रुक जाएगा। क्लिक। वाह, ये रुक गया। और स्पाइडरमैन भी रोपवे पर उड़ गया। स्पाइडरमैन कॉमिक का हीरो है। यहाँ भी मैं इसकी मदद से ही सिप्पो को रोक पाई। तेज शोर सुनकर पलट गई कांगा। ना सिर्फ पलट गई बल्कि इस बार उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गईं। ओ नहीं, इन सब से निपट पाना मेरे अकेले के बस का रोग नहीं होगा। तभी गूंज उठे पुलिस सायरन। इस अजीबोगरीब घटना की बीसियों सूचनाएं पाकर पुलिस फोर्स इंस्पेक्टर स्पीड के नेतृत्व में वहां पहुंचा था। मगर विनाश दूत बने इन खिलौनों को दुश्मनों के रूप में सामने देखकर उनके भी छक्के छूट गए। थाए फायर, गोलियां चलाओ, थाए थाए। मिसाइल शूटर तब तक मिसाइल दाग चुका था, जिसने पुलिस ट्रक के परखच्चे उड़ा दिए। इंस्पेक्टर स्पीड की निगाहें कांगा पर अटकी थी। विनाश दूत बनी इस खिलौना फौज को रोकने के लिए मुझे अब उधर का रुख करना ही पड़ेगा। कांगा उधर कहाँ जा रही है? टूटी हुई इस दीवार के पीछे क्या है? इंस्पेक्टर स्पीड कांगा को कागा कहता है, जबकि इधर चीला को होश आ रहा था। तांत्रिक चीला, होश में आओ। आह। चीला होश में आकर उठ बैठा। बाजराज, ओह मुझे क्या हुआ था? तुम्हारा विध्वंसकारी तुम्हारा नियंत्रण अपनी मस्तिष्क पर से छूट गया था और अब सुबह होने वाली है। मैं जानता हूँ कि अवचेतन अवस्था में तुम अपने खिलौने जासूसों से उस व्यक्ति की खोज नहीं करवा पाए होगे, मगर अब हमें फ़ौरन लौटना होगा। तंत्रयान की खराबी को शीघ्र दूर करो। चीला तंत्रयान की खराबी दूर करने में जुट गया। बाजराज, ये सब एक धूर्त मानव पर विश्वास करने का परिणाम है। अगर आप उस पर विश्वास ना करके उसे फ़ौरन ही ख़त्म कर देते तो वह अमर जल लेकर फरार ना हो जाता और ना ही हमें यहाँ आना पड़ता। तंत्रयान की खराबी को तो मैंने दूर कर दिया है बाजराज, मगर मैं इन मानवों को भी सबक सिखाकर यहाँ से जाऊँगा। उन खिलौने जासूसों को दीर्घाकार किरणों से इतना विशाल कर दूंगा कि उससे थर्रा उठेंगे ये मानव। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे चीला, ये हमारा हुक्म है। काँव काँव। ऐसा तो हो चुका है बाजराज। कौन हो तुम? तुम इन मानवों से भिन्न हो। कांगा की काँव काँव सुनकर बाजराज और चीला दोनों ही चौंक पड़े। तुम मानव नहीं हो क्योंकि तुम्हारी बोली भी भिन्न है। मैं इसके विचारों को पढ़ सकता हूँ। काँव काँव। ओह, तब तो मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती हूँ। कांगा के मस्तिष्क को पढ़ रहा था चीला। चीला, बाहर तुम्हारी गड़बड़ से तुम्हारे जासूस खिलौने विनाश दूत बनकर तबाही मचाने पर तुले हुए हैं। तुम उन्हें फ़ौरन रोकने का कोई उपाय करो, तब मैं तुम्हें दे सकती हूँ अमर जल की वो बोतल जिसकी खोज में तुम उस आदमी की तलाश कर रहे हो, जो कि मारा जा चुका है। उसकी लाश तुम्हें पुलिस के मुर्दाघर में मिल सकती है। ओह, मैं फ़ौरन उस तबाही को रोक सकता हूँ। ये शायद उस वक्त दीर्घाकार पा गए होंगे जबकि तंत्रयान क्षतिग्रस्त होने पर मेरा दिमाग अनियंत्रित होता चला गया था। उस वक्त मैंने दीर्घाकार देने की बात ही सोच रहा था। शायद उस वक्त मेरे अनियंत्रित हो चुके दिमाग ने ही मेरे तंत्रदंड को यह आदेश दे दिया होगा, लेकिन यह प्रभाव केवल थोड़े से क्षेत्र तक गया होगा। आसपास के क्षेत्र के खिलौने ही विनाशदूत बने होंगे। मैं अब इन पर से दीर्घाकार तंत्र किरणों का प्रभाव समाप्त कर रहा हूँ, जिससे ये विनाशदूत अपने वास्तविक रूप में आकर निष्क्रिय भी हो जाएंगे। इसी के साथ इंस्पेक्टर स्पीड और वहाँ मौजूद हर आंख ने चमत्कारी खिलौनों की बारिश को देखा। अरे ये क्या? मौत के सभी दूत एकाएक खिलौनों में परिवर्तित होकर नीचे गिर रहे हैं। मैंने सभी विनाशदूतों को शांत कर दिया। अब तुम अपना वायदा पूरा करो। काँव काँव। ठीक है, मुझे इस स्थान पर लेकर चलो। कुछ ही देर में तंत्रयान उस स्थान के ऊपर उड़ रहा था। यह स्थान खतरनाक शार्क मछलियों से भरा है। अमर जल की बोतल इसी स्थान पर जल के गर्भ में। मैं तंत्रबाज को अमर जल लाने भेजता हूँ थोड़ी ही देर में। वाह, तंत्रबाज अमर जल की बोतल ले आया। पृथ्वी पर प्रथम बार कोई कांगा कैसली नाम से वाकिफ़ हो पाया था। हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं कांगा। ये अमर जल अगर किन्हीं गलत हाथों में चला जाता तो पूरी पृथ्वी पर प्रलय आ जाती। अब तुम जब चाहो बासद्वीप पर आ सकती हो। काँव काँव काँव। अब मेरा काम भी खत्म हुआ। मुझे भी आज्ञा दे बाजराज। तुम्हारा भी शुक्रिया चीला, और एक मानव के कारण तुम्हें जो कष्ट उठाना पड़ा उसके लिए मुझे अफसोस है। अमर जल के साथ तंत्रयान दूर और दूर होता चला गया, जबकि समुद्र के पूरब में सूर्योदय की लालिमा सुंदर दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मनोज कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।